जय हिंद क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने जो अपनी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता शुरू की थी उसके बारे में बताते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ चीजें जो कल हमने पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैली थी? कितने क्षेत्र में फैली? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली थी। और इसके जो क्षेत्र बताए थे, तो इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र तो कौन सा था? सूत का गेंडोल, जो हमारा पाकिस्तान बलूचिस्तान में था। और किस नदी किनारे स्थित था? दशक नदी किनारे स्थित था। और इसका पूर्वी पॉइंट जो हमारा यूपी मेरठ में पड़ता है, कौन सा था? आलमगीरपुर। और ये किस नदी किनारे था? आलमगीरपुर इंडियन नदी किनारे था। इसका उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा, जो हमारा जम्मू कश्मीर में था। वो किस नदी किनारे था? चिनाब नदी किनारे। और इसका दक्षिणी बिंदु जो हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला था, वो किस नदी किनारे था? गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे था। और इसका डिस्टेंस बताई थी कि पूर्व से पश्चिम तक की दूरी इसकी कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी इसकी 1400 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 1400 किलोमीटर। और इसको ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती थी। इसके सर्वाधिक स्थल भारत में 917 स्थान खोजे गए हैं, पाकिस्तान में 481 और 2 अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। और सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में मिले हैं। और भी कुछ पॉइंट तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1586 में हड़प्पा के टीलों के बारे में बताया था। ब्रंटन बिंदु, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इसके ईंटों की रेलवे लाइन में, इसका जो हड़प्पा सभ्यता से ईंटें मिली थी उसका उपयोग रेलवे लाइन में किया था। कौन सी रेल लाइन बनाने में? तो लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाने में किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 या 1856 और 1856 ऑप्शन ना हो तो 1872 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया था। और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का वो कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक भाग किस नदी किनारे मिला? तो घग्गर और हाकरा नदी किनारे, जिसका अन्य नाम सरस्वती नदी भी है। तो एक ये पॉइंट इस तरह याद करिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने किया है? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। और दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन पर किया है? तो जॉन मार्शल के निर्देशन की। और जॉन मार्शल ने इसकी तिथि कब निर्धारित की? 1931 ईस्वी में इसकी तिथि निर्धारित की। और जॉन मार्शल, जब हड़प्पा सभ्यता खुदाई हो रही तब जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पद पर सर जॉन मार्शल तैनात थे। और सर जॉन मार्शल किसको निर्देश दिया कि इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करी जाए? तो दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने 1901 में। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के किस जिले में खुदाई की? सबसे पहला कौन सा जिला था जहां से खुदाई की? तो माउंट गोमारी जिला था। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किस ओर है? तो रावी नदी के बाईं ओर है। तो चलिए इसका आगे चलते, जो सिंधु सभ्यता है कुछ बातें रह गई, 3-4 पॉइंट और रह गए तो वो भी बता देते हैं। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता, तो सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 जातियां बताई गई हैं, प्रजातियां बताई गई, सॉरी जाति नहीं प्रजाति। तो पहली थी प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी थी भूमध्य सागरी या मेडिटेरेनियन। भूमध्य सागरी पहली, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दूसरी, भूमध्य सागरी मेडिटेरेनियन, जिनका संबंध द्रविड़ जाति से बताया गया। जो हमारी द्रविड़ जाति हुई थी, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, द्रविड़ों के बारे में भी, तब इसका संबंध, इसका भूमध्य सागरी मेडिटेरेनियन का संबंध द्रविड़ जाति से बताया गया। तीसरी थी अल्पाइन और चौथी थी मंगोलाइट जाति। इनका संबंध 4 प्रजाति से बताया गया है। यह क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति नहीं थी? तो 3 ऑप्शन ये दिए थे, एक कोई अन्य था वो नहीं थी और बाकी ये थी। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी का संबंध द्रविड़ों से, तो भूमध्य सागरी या मेडिटेरेनियन या द्रविड़ जाति का संबंध, अल्पाइन जाति और मंगोलाइट जाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता की 4 प्रजातियों से बताया गया। मतलब कि ये 4 प्रजाति उसमें रहती थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये 4 प्रजाति वहां बसती थी, निवास करती थी। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता पे, सिंधु घाटी सभ्यता पे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे।
तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमुखता कहाँ के थे, तो भूमध्य सागरीय थे। और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण जिन्होंने किया तो वो किस जाति के थे, तो द्रविड़ जाति के थे। एक भूमध्य सागरीय से क्वेश्चन याद आ गया है कि ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का समुद्र भाग से कितना किलोमीटर का स्थल छूता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्र मार्ग से कितना एरिया छूता है, समुद्र से या समुद्र से कितना एरिया छूता है, तो 1300 किलोमीटर। एक ये किसी पेपर में आया था, एसएससी का था, पता नहीं किसका था, लेकिन एक क्वेश्चन ये मिल चुका है कि समुद्र से सिंधु घाटी सभ्यता कितना एरिया छूता है, तो 1300 किलोमीटर एरिया लगभग छूता है। और एक हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन बताए गए हैं, द्रविड़ बताए गए हैं, द्रविड़ जाति के लोग। और बीबी लाल ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग वैदिक आदि एक थे। तो कथन ये पूछता है कि यह किसका कथन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग वैदिक आदि एक थे, तो ये किसने बताया, बीबी लाल ने बताया है। तो बीबी लाल ने क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग वैदिक आदि एक थे। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता विकास के 3 चरण बताए गए, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। तो पहली प्रारंभिक या प्राक हड़प्पा, इसे 3200 से 2600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। दूसरी हमारी परिपक्व हड़प्पा, इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व में विभाजित किया। तीसरी हमारी उत्तर और परिवर्ती हड़प्पा, जिसे 1900 से 1300 ईस्वी में ईसा पूर्व इसको विभाजित किया गया है। ईस्वी बताया अपने, ईसा पूर्व कर लीजिएगा। तो प्रारंभिक प्राक हड़प्पा को कब से कब तक बांटा गया, 3200 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा को 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर परिपक्व हड़प्पा को, उत्तर या परिवर्ती हड़प्पा को 1900 से 1300 ईसा पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा मिला था, हड़प्पा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। तो चलिए सबसे पहला स्थान जो हड़प्पा मिला था उसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा में कहां से मिला था, हड़प्पा कहां से मिला था, यह हड़प्पा मिला था मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा के खोज किस जिले में हुई थी, या हड़प्पा किस जिले में मिला था, तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में मिला था। और ये रावी नदी के बाएं तट पर था। ये नेट का क्वेश्चन है पूछा हुआ कि हड़प्पा रावी नदी के किस ओर है, तो बाईं ओर है। और इसका उत्खनन दयाराम सहनी ने किया है, कब, 1921 में, यहां लिखे थे 1921 में। तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, या उत्खनन दयाराम सहनी ने सर्वप्रथम कब किया था, 1921 में। तो हड़प्पा किस जिले में, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। रावी नदी के किस ओर है, बाएं तट की ओर है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। इसका उत्खनन या इसको खुदाई किस वर्ष हुई थी, 1921 में। और किसने की थी, दयाराम सहनी ने। और इसको हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो हड़प्पा को क्या कहा जाता है, तोरण द्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो हड़प्पा के नाम क्या है, तोरण द्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर है। इसमें 2 टीले थे, पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता था, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। जैसे सिंधु घाटी की जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो 2 भागों में है, मतलब ये है, ये 2 भाग इसके जितने भी मिले हैं आयताकार, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर मिले, ये भी आगे और बताएंगे तब ये सब फिर से आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं वो एक दुर्ग में बंद है, आयताकार दुर्ग में। तो सभी में अधिक जितने भी वो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल मिले हैं, सभी में 2 प्रकार की बस्तियां आती हैं। एक में नदी किनारे तो था ही, तो नदी में आप गए होंगे कभी किसी घाट पे, तो घाट जिधर होता है, नदी जिधर होती है उधर निचाई होती है और फिर ऊपर चलता चला जाता है। तो निचाई वाले स्थान पे जो पश्चिमी टीला कहा जाता था वहां घर कुछ ज्यादा थे, जहां गरीब बस्ती होती है वहां घर ज्यादा होते थे। और जो पूर्वी टीला कहा जाता था, नगर टीला, पूर्वी टीला नगर टीला कहा जाता था, वहां घर कम थे, वहां मतलब कि अमीर लोग रहते थे, इस प्रकार से।
तो डिफरेंस समझ में आया होगा कि पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते थे और पूर्वी टीला को नगर टीला कहते थे। और पूर्वी टीले में अमीर लोग और पश्चिमी टीले में गरीब लोग रहते, तो पश्चिमी टीला नीचे था, पूर्वी टीला ऊपर था। और पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें कहा है। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट ने कहा है। तो पिगट ने क्या कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो चलिए यहां से जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो किसी भी स्थान में श्रमिक या लेबर कैटेगरी रहती थी। तो लेबर कहां रहते हैं? श्रमिक कॉलोनी में। तो श्रमिक को जो श्रमिक थे वो कौन थे? कुमार थे। और कुमार क्या बनाते थे? चाक बनाते थे। अपना जीवन यापन कैसे करते थे? कुमार जो मिले हैं वो चाक पे अपना जीवन यापन करते हैं। चाक जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसपे वो गोल गोल घुमाया जाता है डंडे से, फिर उसको बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को सेध दी जाती है, उसी को चाक कहते हैं। तो कुमार का चाक मिला है। और कुमार जो श्रमिक या लेबर रहते तो वो कहां रहते थे? श्रमिक कॉलोनी में रहते थे। श्रमिक कॉलोनी को क्या कहा जाता है? श्रमिक आवास। तो और श्रमिक आवास जो लेबर होते थे उनका जो अन्न होता है वो एक बड़ी जगह में रखा जाता है। तो उस बड़ी जगह को क्या नाम दिया गया? अन्नागार। और अन्नागार से फिर श्रमिक किसी के देवता की पूजा करते थे। तो लेबर किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर श्रमिक जीवन यापन अच्छा नहीं कर पाया, तो गुस्से में उन्होंने मातृ देवी की मूर्ति को तोड़कर किसमें रख लिया? ओखली में। ओखली में खूब तोड़ा उसे। फिर ओखली से उन्होंने ताबूत में रखा। तो यहां से लकड़ी का ताबूत मिला है। और ताबूत इनको ले जाके कब्रिस्तान में दफन करने चले गए। तो कब्रिस्तान मिला वहां से। कब्रिस्तान का क्या नाम रखा है? RS-37। तो कब्रिस्तान मिला है RS-37। और जब कब्रिस्तान में खुदाई कर देते हैं, कब्रिस्तान में जो होता है वहां जो ताबूत होते हैं वो जमीन के नीचे गाड़े जाते हैं। जब वहां खुदाई करते हैं तो उन्हें एक हाथी की खोपड़ी मिली है। तो क्वेश्चन इस प्रकार, एक बार फिर याद कर लीजिएगा कि किसी भी सभ्यता में श्रमिक जरूर रहते हैं, लेबर जरूर रहते हैं। तो लेबर अपना घर कैसे चलाते थे? चाक पे। जो कुमार होते थे, चाक कौन चलाते? कुमार। कुमार कैसे अपना जीवन यापन करते थे? चाक पर बर्तन बना के। और कहाँ रहते? श्रमिक आवास में। उनका खाना कहाँ रहता था? खाने का अन्न अन्नागार में। और वो किसकी पूजा करते? मातृ देवी की। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओखली मातृ देवी से, मतलब कि उनके जो काम थे वो अच्छे नहीं चल रहे, तो गुस्सा होकर उन्होंने मातृ देवी की मूर्ति तोड़कर ओखली में रख ली। ओखली को उन्होंने ताबूत, ओखली से जो मिट्टी निकाली उन्होंने ताबूत में इकट्ठा कर लिया। और ताबूत को उन्होंने RS-37 कब्रिस्तान में ले जाके दफन किया। जब कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे थे तो वहां से उनको हाथी की खोपड़ी मिली। ये कहानी बना दी है याद करने के लिए, वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो ताबूत जो मिला है, ताबूत लकड़ी का मिला है, यहाँ लकड़ी का। तो ये ताबूत याद रखिए कि लकड़ी का ताबूत मिला है। कुमार का चाक मिला, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली मिली है, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी खोपड़ी। ये आप एक लाइन से याद कर लेंगे, एक सीरियल वाइज से। फिर इसके बाद क्या मिला है? और भी अन्य चीजें मिली हैं, हड़प्पा से खाली इतनी चीजें नहीं मिली हैं। तो एक संघीय जानवर मुहर पर, हड़प्पा से जितनी भी या सिंधु सभ्यता से जितनी भी चीजें मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा मुहर पर एक संघीय जानवर के चित्र मिलते हैं। ना वो गेंडा जैसा मोटा था, ना घोड़े जैसा पतला था। जैसे यूनिकॉर्न वगैरह देखे आपने, उनकी एक सींग निकली रहती है और छोटे होते हैं उनके, तो वैसे एक संघीय जानवर मुहर पर मिले। और पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। तो पीतल की इक्का गाड़ी कहां से मिली? हड़प्पा से। एक मुद्रा पर पैर में दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। तो एक मुद्रा पर पैर में दबाए गरुड़ का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा पर। इस एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेट के पेपर में बहुत बार पूछा है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मल मूर्ति कहां से मिली है? तो भी हड़प्पा से मिली है। और मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। तो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मल मूर्ति कहां से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। और मार्शल ने इसको पृथ्वी माता कहा है। तो वैसे भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मतलब कि महिलाओं के ऊपर थी। वहां पित्रात्मक शैली नहीं थी, मतात्मक शैली वो थी, सभ्यता थी, मतात्मक सभ्यता थी। ईंटों का वृत्ताकार चौतरा मिला है।
वैसे जितनी भी सभ्यता मिली है, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, वहां से नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहां से पक्की ईंटें मिली हैं। तो ईंटें जो मिले तो वो पक्के, तो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। दो पाषाण मूर्ति मिली हैं, एक थी लाल पत्थर की मानव मूर्ति व काले पत्थर की नर्तिका की मूर्ति। कभी इनको भूल जाए तो ऐसा याद करिएगा कि नर्तक नाचते नाचते धूप में वो काला हो गया, तो नर्तक जो धूप में नाचा तो काला हो गया, तो काले पत्थर की मूर्ति किसकी? नर्तक की। और मानव काम करते करते लाल हो गया, मानव जो काम करते वो काम करते करते लाल हो गया, तो लाल पत्थर की मूर्ति मानव की, और नर्तक डांस करते करते काला हो गया। मतलब धूप में डांस कर रहा था नर्तक और डांस करते करते काला हो गया, तो काले पत्थर के नर्तक की मूर्ति मिली और लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। ये दो पाषाण मूर्ति मिली, ये भी कहां से मिली? हड़प्पा से मिली है। यहां से गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गेहूं तथा जौ के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। बर्तन पर बना बैल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। महिलाओं का, जब इंसान पढ़ना लिखना भी नहीं जानता तब से महिलाओं के सजने संवरने का सामान मिल रहा है, तो कांसे का दर्पण मिला है। मानव सबके साथ बकरे के साथ होने के साक्ष्य मिले, मतलब कि मानव के साथ बकरे को भी दफन किया गया है, मतलब उनको दोनों को एक साथ एक ताबूत में लिटा के दफन किया गया है। और तांबे का पैमाना मिला है, यहां से नपाई और वो होने लगी थी, नपाई वगैरह प्राप्त होने लगी थी। और जो यहाँ से पैमाना मिले वो 16 के गोलज में मिले हैं। जैसे उनका जो 16, उनको जो गिनती आती है तो वो 16 के मल्टीपल में आती है, 16, 32, 48, ऐसा 16 टेबल पढ़ते जाए। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था नेट के पेपर में, और यूपीसीएस का भी क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से पैमाना मिलता है, गोलज मिलता है माप का, वो क्या मिलता है? तो उसमें 8, 16, 24 और 40 ऐसे दिया था। तो उनको 16, 32, 40, 48 ऐसे ही जो इनके मल्टीपल है 16 के गोलज, उसी में इनका माप चलता था। इसके बाद वो गिनती नहीं जानते। सीधा समझ लीजिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो 16 के टेबल की गिनती जानते थे, उसके अलावा किसी की गिनती नहीं जानते थे। तो 16 की गिनती कहीं भी आपको मिले 16 की गिनती तो वैसे गिन लीजिएगा। और कंकाल से गठिया रोग के साक्ष्य मिले हैं। जो वहां से कंकाल है वहां गठिया रोग जो घुटनों में हो जाता है, पैरों में आमतौर पर गठिया रोग हो जाता है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। एक यहाँ ईंटों का क्वेश्चन आया, तो ईंटों के जो माप मिला वो किस प्रकार था? ईंटों का माप, ईंटों का माप मिला है 4:2:1 में। तो एक ये भी क्वेश्चन है नेट और पीसीएस का कि ईंटों का माप किस माप में मिले हैं? तो 4:2:1। और इनकी जो गुणज संख्या थी वो कितनी थी? 16 का मल्टीपल 16, 32, 48 डॉट 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 जितनी 16 की वो थी। और ईंटों का माप कितना मिला है? 4:2:1 का। तो ये हड़प्पा से मिली चीजें थी। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या मिला है। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, श्रमिक कहाँ खाना खाते हैं? तो अन्नागार में। अन्नागार में किसकी पूजा करते हैं? तो मातृ देवी की मूर्ति की। मातृ देवी की मूर्ति से गुस्सा कर इन्होंने ओखली में उसको कूट दिया, ओखली से उन्होंने ताबूत में रखा और ताबूत में ले जाके R37 कब्रिस्तान में दफनाया। जब कब्रिस्तान को खोद रहे तब वहां हाथी की खोपड़ी मिली, जिसे कपाल कहा जाता है, हाथी कपाल मिला है। एक संगी जानवर मिला है मुहर पर, ना ही वो गेंडा था ना ही वो घोड़ा था, मतलब कि दोनों के बीच का जानवर था, उसके मुंह से एक सींग निकली थी, इसलिए उसे एक संगी जानवर। सबसे ज्यादा चलने वाली मुहर पर इसी जानवर के चित्र मिले हैं। पीतल की इक्का गाली, एक मुद्रा पर पैर दबाए गरुड़ का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मलमूर्ति और मार्शल ऐसे पृथ्वी माता का है। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, और ईंटों का माप कितना था? 4:2:1। और दो पाषाण मूर्ति मिली, लाल पत्थर की मानव मूर्ति है, काले पत्थर की नृतिका की मूर्ति। नृतक धूप में डांस करते करते काला हो गया, इसलिए काले पत्थर की नृतक की मूर्ति। और मानव गुस्से से लाल हो गया, तो लाल पत्थर की मानव मूर्ति। इस प्रकार याद कर लीजिएगा। गेहूं तथा जौ के साक्ष्य, बर्तन पर बना बैल, कांसे का दर्पण, महिलाओं के लिए कांसे का दर्पण, मानव सबके साथ बकरे के साक्ष्य, और तांबे का पैमाना। और पैमाने कैसा चलता था सिंधु घाटी सभ्यता में? 16 के गुलज में, 16, 32, 48 डॉट डॉट डॉट। कंकाल से गठिया रोग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जहां स्थान मिला है वहां से ये हो गया है। इसके आगे चलते आगे अगला हमारा मोहनजोदड़ो, उसके बारे में देखते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है।
मोहनजोदड़ो कहाँ मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, वह अन्य नाम भी मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और इसको अन्य किस और किस किस नाम से जानते हैं? तो सिंध का नखलिस्तान। तो सिंध का क्या नाम कहा जाता है? नखलिस्तान। मृतकों का टीला, मुर्दों का भाटा, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, ये अन्य नाम है मोहनजोदड़ो के। तो मोहनजोदड़ो के नाम क्या क्या है? सिंध का नखलिस्तान, मृतकों का टीला, मुर्दों का भाटा, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा व स्तूपों का शहर इसका मोहनजोदड़ो के अन्य नाम है। इसकी खोज किसने की? कहां पर? इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान और सिंधु के दाएं तट पर है। तो सिंधु के दाएं तट पर है। और रावी वो हड़प्पा कहां था? रावी के बाएं तट पर था और यह सिंधु के दाएं तट पर है। तो खोज इसकी रखालदास बनर्जी 1922, लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान में सिंधु के दाएं तट पर। बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और फिर बसा। मतलब कि पहले था बाढ़ आई, उजड़ गया, फिर वो बसा, फिर बाढ़ आई, फिर उजड़ गया, फिर बसा, फिर बाढ़ आई, फिर उजड़ा, फिर बसा, ऐसे इसको 7 बार हुआ। तो इसलिए यहां से 7 क्रमिक सभ्यताओं स्तर मिले हैं, या 7 क्रमिक सभ्यताओं के स्तर मिले हैं। तो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा, इसलिए सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो कितनी सभ्यताओं के क्रमिक स्तर मिलते हैं? तो 7 क्रमिक सभ्यताओं के स्तर मिलते हैं। तो यहां से क्या क्या मिला? एक पुरोहित विद्यालय मिला, जहां पंडित रहते थे वहां पुरोहित विद्यालय मिला। सुबह उठ के उन्होंने क्या किया? स्नान किया। पंडितों ने सुबह उठ के क्या किया? स्नान किया। कहां पर किया? उनका एक स्नान बना होता था स्नानागार में। फिर स्नान करने के बाद उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता कहां किया? अन्नागार में। अन्नागार बिल्डिंग हड़प्पा में मिली थी, लेकिन इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अन्नागार बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में मिली है। और उसके बाद स्नानागार दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदड़ो की थी। तो अन्नागार में इन्होंने नाश्ता किया। फिर अन्नागार से नाश्ता करने के बाद ये फिर गए इन्होंने कुएं में फिर जाके स्नान, अन्नागार से नाश्ता करने के बाद कुएं में हाथ पैर धुले। फिर हाथ पैर धुलने के बाद इन्होंने सूती वस्त्र पहने और कपास का साक्ष लिया। कपास लिया इन्होंने, हाथ में कपास लिया। सूती वस्त्र पहनने के बाद इन्होंने कपास लिया। कपास करने के बाद ये चौड़ी सड़क से पशुपति शिव मंदिर गए। मतलब कि पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मतलब कि पशुपति टाइप के एक शिवलिंग मिला है जिसको पशुपति कहा गया। उसको शिव आगे चल के इन्होंने, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने उसको शिव कहा है। तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। वहां से उन्होंने पशुपति शिव की मूर्ति, जहां किसी मंदिर में होगी तो वहां बड़ा सा सभागार भी था। और सभागार में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते थे। तो वहां उस समय क्या प्रोग्राम चल रहा था? नृत्य चल रहा। किसका? और भगवानों के सामने नृत्य कौन करता? अधिकतर महिलाएं करती हैं। तो नृत्य चल रहा था किसका? महिलाओं को। तो महिला मूर्ति मिली, नृत्य की महिला मूर्ति मिली। किसकी? कांसा की। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जो हमारे पुरोहित पंडित थे उनका स्कूल था, विद्यालय था। उन्होंने सुबह उठ के स्नान किया। स्नान करने के बाद वो कहां पहुंचे? नाश्ता करने। कहां पे? अन्नागार में। अन्नागार के बाद उन्होंने हाथ पैर फिर धुले। नाश्ता करने के बाद कहां? कुएं के पास। कुएं से उन्होंने सूती वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान के सामने जब जाते हैं तो सूती वस्त्र पहन के जाते हैं, हमारी मान्यताओं में कहा गया है। और सूती वस्त्र के बाद उन्होंने प्रसाद रूप में कपास लिया। कपास के बाद उन्होंने चौड़ी सड़क से पशुपति शिव मंदिर गए। तो पशुपति शिव मूर्ति के पास गए। उन्होंने वहां पे सभागार चल रही थी, जहां मंदिर होते बड़े बड़े, वहां सभागार चलते। और सभागार में उस समय क्या चल रहा था? नृत्य चल रहा था। तो नृत्य भगवानों के सामने कौन करती? महिला। तो मूर्ति महिला मिली। किसकी? कांसे की। तो ये वहां से सामान मिला है। अन्य सामान देख लेते हैं, अन्य क्या क्या सामान मिला है। इतना बन जाता तो इसका जो याद करने का एक तरीका है वो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और अन्य सामान देख लेते हैं क्या क्या मिला है। तांबे का ढेर मिला है। तांबे का खूब ज्यादा ढेर मिला। ताम पाषाण संस्कृति इससे पहले आ चुकी थी, उसके बाद तांबा आया था। तो तांबे का ढेर मिला है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है।
एक मिलता है कि बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है। इससे ये अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो में बलि पशु होती थी, लेकिन ये सच अभी तक सत्य नहीं हो पाया है कि ऐसा होता था कि नहीं होता था। लेकिन इस मूर्ति को देख के उन्होंने जो चित्र देखा है उसको अनुमान लगाया कि यहाँ से बलि पशु होती थी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो बकरी के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र मिला है, चांदी के बर्तन मिले हैं। चांदी का प्राचीनतम साज भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो चांदी का एक बर्तन, तो उसमें कपड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा से क्या मिला था? गठिया रोग की जानकारी मिलती, यहां से मलेरिया रोग मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला? मलेरिया के साक्ष्य मिले, मलेरिया रोग मिला जो मच्छरों से फैलता है। कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहां हड़प्पा से आज 37 कब्रिस्तान मिला था, लेकिन उसी के समकालीन जो मोहनजोदड़ो शहर था वहां से हड़प्पा के वो कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से मिलती हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो हमारा ये स्नानागार था, इससे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण क्या है? तो स्नानागार। और ये कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, जिसके निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ था। तो विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला साक्ष्य क्या है? स्नानागार, जो कि कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। और स्नानागार के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। और अन्नागार, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मिली, वो अन्नागार मिली है। इसके बाद इनका ये स्नानागार मिला है। तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत इसकी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये भी लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है। तो चलिए, मोहनजोदड़ो हमारा यहाँ पूरा हो गया। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। सामान क्या क्या मिला था? पुरोहित विद्यालय, मतलब कि पंडितों का स्कूल। पंडितों ने क्या किया? स्नान किया। स्नान करने के बाद स्नान कहाँ किया? स्नानागार में। स्नान करने के बाद कहाँ गए? नाश्ता करने। कहाँ पर? अन्नागार में। अन्नागार में नाश्ता करने के बाद वो हाथ पैर धुले। कहाँ पे? कुएं पे। कुएं के बाद सूती वस्त्र पहने। सूती वस्त्र पहनने के बाद कपास लिया। कपास लेके चौड़ी सड़क से पशुपति शिव के मंदिर गए, जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली यहाँ पर। फिर मंदिर में क्या चल रहा था? सभागार चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। और मंदिर भगवान के सामने कौन नाचता? महिलाएं नाचती। तो नृत्य करती हुई मूर्ति महिला मिली है। किसकी है? कांसे की है। और अन्य क्या क्या चीज मिला? तांबे का ढेर मिला, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, बकरी के पीछे लिए चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र मिला है, चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले, मलेरिया का साक्ष्य मिला। और हड़प्पा में किसका मिला था? गठिया का। कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि हड़प्पा में RH37 नामक कब्रिस्तान मिला है। और सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से होती है। और विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण कौन सा है? स्नानागार, वो कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, जिसके निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। और अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। तो अगला स्थान हमारा सूत का गेंडोर। इसकी खोज ओरेन स्टाइन ने की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया कि सूत का गेंडोर का हमने पिछले क्वेश्चन देखा तभी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा? सूत का गेंडोर। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि सूत का गेंडोर की खोज किसने की थी? तो ओरेन स्टाइन ने इसकी खोज की थी। तो सूत का गेंडोर की खोज कब हुई? 1927 में। और किसने की? ओरेन स्टाइन ने। कब हुई? 1927 में। और किसने की? ओरेन स्टाइन ने। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? दशक या दासक नदी के किनारे स्थित था। तो दासक नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूत का गेंडोर। और ये कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। तो ये कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा बताया था? सूत का गेंडोर। एक छोटा बंदरगाह था। तो सूत का गेंडोर एक छोटा बंदरगाह था। तो यहां से व्यापार वगैरह होता था। एक छोटा स्थान और है, अली मुराद। तो एक क्वेश्चन यहां से एक बार पूछ लिया था कि आदि सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण स्थल कौन सा है? एकमात्र ग्रामीण स्थल। तो अली मुराद है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल
एक ग्रामीण, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए थे तो इसमें 2-3 पॉइंट अभी ग्रामीण स्थल के 1-2 जगह और देखेंगे, लेकिन इसमें अली मुराद ऑप्शन में था, तो अली मुराद इसका आंसर है। तो सिंध में स्थित है, ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है और एक ग्रामीण स्थल है, और अली मुराद से एक कुआं मिला है, ज्यादा खास नहीं, खाली ग्रामीण स्थल है, ये याद रखिएगा अली मुराद। तो चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। आज जितने स्थान करवाए वो इंपॉर्टेंट थे। कल जो कुछ अन्य स्थान बचे हैं वो भी कल करवा दिए जाएंगे, और जिसको किसी को कोई डाउट या कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, और बाकी की कल क्लास जो अन्य स्थान है वो हम कल लेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, फिर कल मिलते हैं इसी के आगे से।